तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो संविधान सभा का पार्ट 2 है। जिन भाई बंधुओं ने संविधान सभा का पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 जाके देख लो, क्योंकि पार्ट 2 उसी से लिंक है। आपको समझ में नहीं आएगा यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है। और जो भाई बंधु नए देख रहे हैं वो मेरी वीडियो को सिर्फ इसलिए ना देखें कि देखिए, होता है जनरली ये होता है कि इस पर लाइक नहीं है, कमेंट नहीं है, शेयर नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरा मुश्किल से 25-30 सब्सक्राइबर हुए हैं 4 महीने में। और उसका कारण ये है, मेरे पास इतना समय भी नहीं है और इतने रिसोर्सेज भी नहीं हैं कि मैं वीडियो प्रमोट वगैरह ये चीज़ें करूं। मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूं और इसी चीज़ पर ध्यान देता हूं। ठीक। अब चाहे 2 लोग पढ़ें चाहे 4 लोग पढ़ें, लेकिन ये आपकी मैं गारंटी देता हूँ, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी लेवल का दे रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार देखो और फिर किसी आकलन पर पहुँचा करो। ठीक है। तो पार्ट 1 में अभी तक हमने करा संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में होती है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 में पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। और वो इसलिए पास नहीं हो पाया था क्योंकि मुस्लिम लीग नहीं आई थी। और वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के हमारी प्रियम्बल यानी प्रस्तावना का आधारभूत पॉइंट बनता है। और वो उद्देश्य प्रस्ताव पूरे देश में कब लागू हुआ पूरी तरीके से? 22 जनवरी 1947 को उसे स्वीकार किया गया। ये सारी चीज़ें मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ। तो आइए अब स्टार्टिंग करते हैं। संविधान सभा की बात हो, डॉक्टर अंबेडकर की बात ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो ये हमारे संविधान निर्माता थे डॉक्टर अंबेडकर जी, और काफ़ी ज़्यादा दूरदर्शी थे। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो के वी राव, जो भी एक विधिवेत्ता थे, उन्होंने अंबेडकर जी के लिए संविधान के जनक और जननी कहा है। डॉक्टर अंबेडकर जी को संविधान का जनक और जननी इनके लिए प्रयोग करा है। तो काफ़ी एग्ज़ामों में पूछा जाता है कि अंबेडकर जी को जनक और जननी किसने कहा, तो के वी राव जी ने इन्हें जनक और जननी कहा। चलिए अंबेडकर जी के बारे में कुछ और जानते हैं। स्क्रीन छोटी है तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, बाकी वीडियो A1 क्वालिटी की होगी। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में जानते हैं। इन्होंने संविधान सभा के सदस्य के लिए चुनाव लड़ा और बॉम्बे से चुनाव लड़ा, लेकिन ये हार गए। ठीक। अब इन्होंने बंगाल से चुनाव लड़ा, ये चुनाव जीत गए। इन्होंने साथ लिया मुस्लिम लीग का और ये बंगाल से चुनाव जीत गए। और बंगाल की कौन सी जगह थी जहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा? ये थी जयसुर कुलना। जयसुर कुलना। और समय के साथ साथ अब ये संविधान सभा के सदस्य बन गए थे बंगाल से, जयसुर कुलना से। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि ये जयसुर कुलना जो है पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चला गया, और ये संविधान सभा के सदस्य अब नहीं रहे। ठीक। तो हमारे जो संवैधानिक सलाहकार हैं B.N. राव, हमारे जो संविधान सलाहकार थे B.N. राव, बेनेगल राव, उन्होंने क्या काम करा? उन्होंने संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको एक पत्र लिखा और कहा कि हमें जो है संविधान निर्माण के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बॉम्बे के प्रधानमंत्री उस टाइम हुआ करते थे B.G. खैर, B.G. खैर, उनको कहा कि किसी भी तरीके से एक सीट रिक्त कराओ और अंबेडकर जी को अंदर लो। तो सीट रिक्त कराई B.G. खैर साहब ने। चलिए नेक्स्ट उस पर स्लाइड पर चले जाते हैं। तो B.G. खैर साहब ने एक सीट रिक्त कराई और वो सीट थी M.R. जयकर की। M.R. जयकर, इन्होंने सीट छोड़ दी और बॉम्बे से जो है
अंबेडकर जी जो है इन्होंने सीट छोड़ दी, रिक्त कर दिया पद। तो अंबेडकर जी जो है वहाँ से बॉम्बे से सदस्य हो गए। तो एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आता है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है डॉक्टर अंबेडकर जी सदस्य कहाँ थे, कहाँ से थे, संविधान सभा के सदस्य कहाँ से थे? तो यदि ऑप्शन में बॉम्बे और बंगाल दोनों ऑप्शन में हो तो आपको हमेशा बॉम्बे टिक करना है। क्यों टिक करना है? क्योंकि बंगाल का जो जैसुर कुलना था वो पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चला गया था। तो डायरेक्ट आप अपने दिमाग में बिठा लो इस बात को कि आपको बॉम्बे टिक करना है यदि बॉम्बे और बंगाल हो। किसी वजह से बॉम्बे ऑप्शन में नहीं होता है कि अंबेडकर जी सदस्य कहाँ से थे संविधान सभा के लिए, और ऑप्शन में बंगाल होता है, बॉम्बे नहीं होता है, तो आपको बंगाल टिक करना है। क्योंकि एग्ज़ामिनर पूछना चाहता है कि बंगाल के बारे में ही वो पूछना चाहता है, ठीक है, तभी वो बॉम्बे नहीं देगा। बाकी अगर बॉम्बे और बंगाल दोनों होता है तो आपको बॉम्बे टिक करना है। चलिए, तो हम आपको अब बताते हैं साहब बी एन राव जी के बारे में। तो बी एन राव जी ये कौन थे, इनका क्या योगदान है और कैसा कैसा सिस्टम है? तो बी एन राव, इनका पूरा नाम वेनेगल नरसिंह राव था और ये हमारे देश के संवैधानिक सलाहकार थे, जो एक बहुत ही प्रखर जो है हमारे विधिवेत्ता थे, संवैधानिक सलाहकार। तो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है साहब कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव थे। ठीक, अब आपको एक बात बताऊं, ये क्या चीज़ थे, इन्होंने संविधान का, हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार करा। 20% बैटरी, ड्राफ्ट तैयार करा। ड्राफ्ट का मतलब हमारे संविधान का जो प्रारूप तैयार करा वो बी एन राव जी ने तैयार करा। और वी एन राव जी हमारे देश के संवैधानिक सलाहकार थे, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। संवैधानिक सलाहकार जरूर थे, लेकिन कभी भी ये संविधान सभा के सदस्य नहीं बने और संविधान के निर्माण के लिए इन्होंने अपनी निःशुल्क सेवाएं भारत देश को दी। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसमें सबसे पहले जो जज थे भारतीय वो बी एन राव जी थे। ठीक, इनके बारे में तो सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज थे वो भी बी एन राव जी थे। चलिए अब बात करते हैं, तो अब बात करते हैं प्रारूप समिति की। यहाँ से भी काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति, तो कहीं कहीं क्या लिखा होता है, पांडुलेखन समिति भी लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति एक बात है, और इसे और क्या कहा सकते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक, तो नाम से क्या लगता है प्रारूप समिति का कि हमारे संविधान का प्रारूप तैयार करना यानी कि ड्राफ्ट तैयार करना इस समिति का काम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रारूप तैयार करा था संवैधानिक जो हमारे सलाहकार थे वी एन राव जी के द्वारा, और ये प्रारूप समिति जो बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी कि उस प्रारूप पे विचार विमर्श कर सके। तो ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति का काम प्रारूप तैयार करना नहीं था, क्योंकि प्रारूप तैयार करा था संवैधानिक सलाहकार वी एन राव जी ने, उस पर विचार विमर्श करना प्रारूप समिति का कार्य था। ठीक, और ये कब बनाई गई थी इसकी तारीख भी पूछते हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनती है और इसके अध्यक्ष बनते हैं अंबेडकर जी। तो छोटे मोटे पेपरों में बार बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, किसी भी रूप में वो आपसे पूछ सकता है। तो अंबेडकर जी थे। और आपको बता दूं इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे, मतलब एक अंबेडकर और 6 और थे। ठीक, तो टोटल मिला के 7 सदस्य थे।
तो आपको ये कमेटी इतनी इम्पोर्टेंट है कि इन सातों के नाम याद होने चाहिए, इतनी इम्पोर्टेंट है ये कमेटी। ठीक, तो ये सातों के नाम आपको याद होने चाहिए और कई एग्ज़ाम में ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो ये छः नाम आपको, अंबेडकर जी का नाम तो आपको याद है, तो छः नाम और आपको बता देता हूँ कौन कौन थे। गोपाला स्वामी अयंगर, भाई गोपाला स्वामी अयंगर, एक बार आप वीडियो देख लो और जब वीडियो समाप्त हो जाए तो आपके पास जो भी किताब हो ऑब्जेक्टिव की, आपको कभी डाउट नहीं होने का और सब इसमें से ही आएगा, चाहे किसी लेवल का पेपर हो। गोपाला स्वामी अयंगर। दूसरा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, ठीक है, अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। तीसरे थे आपके मोहम्मद सादुल्ला, जो कि मुस्लिम लीग से थे, मोहम्मद सादुल्ला। ठीक, चौथे थे आपके के एम मुंशी, के एम मुंशी, ठीक है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी इनका पूरा नाम था साहब। ठीक, पांचवे थे आपके टी टी कृष्णामाचारी, टी टी कृष्णामाचारी, और ये पहले सदस्य नहीं थे, जब खैतान साहब थे उनका निधन हो गया तो टी टी कृष्णामाचारी जो है वो प्रारूप समिति के सदस्य बने। और एक छठा नाम है माधव राव। तो ये आपको नाम याद होने चाहिए, क्योंकि क्या चीज़ है, आप जब कोई सा भी पीसीएस वगैरह या लोअर पीसीएस ठाओगे तो कई बार जो है पूछा गया है कि प्रारूप समिति में इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था। तो जब आपको सारे नाम याद होंगे तभी तो आपसे होगा वो। ठीक, तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 में बनी। अध्यक्ष थे अंबेडकर जी और 6 सदस्य और थे, गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, कृष्णमाचारी और माधव राव। आप बार बार देखोगे तो आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। अब इसमें से भी एक अच्छा क्वेश्चन और क्या हो सकता है, थोड़ा कलर चेंज करेंगे भाई। एक अच्छा क्वेश्चन ये हो सकता है कि इन सदस्यों में से मुस्लिम लीग के कौन थे, तो मोहम्मद सादुल्ला। ये भी क्वेश्चन बनता है गुरु। यही मज़ा होता है विस्तृत पढ़ने का, कि आप जो है किसी भी लेवल में जो है हर लेवल में फिट बैठते हो। तो मोहम्मद सादुल्ला जो है इकलौते थे जो इसमें मुस्लिम लीग के थे। और एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था, शायद छत्तीसगढ़ पीसीएस वगैरह में पूछा गया था कि कांग्रेसी प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी कौन थे, तो के एम मुंशी साहब थे। और मुस्लिम लीग के कौन थे, मोहम्मद सादुल्ला थे। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक, और ये आपको कब याद होगा, जब आपको सभी नाम याद हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दो पुस्तकें लिखी थी अंबेडकर जी ने जो काफ़ी पूछी जाती हैं, लेकिन क्या होगा आपको जो है हाँ, तो दोस्तों बीच में थोड़ी सी समस्या हो गई थी, इसलिए वीडियो पोस्ट करनी पड़ी। तो देखिए, अंबेडकर जी ने दो किताबें लिखी जो काफ़ी बड़े बड़े एग्ज़ामों में पूछी जाती है, और छोटा भी कब उसे जो है छोटे एग्ज़ाम भी कॉपी उसे कब कर लें कुछ नहीं पता। ठीक, तो आज के ज़माने में तो एडवांस रहने की ज़रूरत होती है, जो एडवांस नहीं रहा उसका काम ख़त्म। देखिए, हिंदू धर्म की पहेलियाँ, हिंदू धर्म की पहेलियाँ बड़ी फेमस किताब है इनकी। और एक किताब है थॉट्स ऑन पाकिस्तान।
थॉट्स ऑन पाकिस्तान, और ये उन्होंने 1940 में लिखी थी। सन वगैरह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। थॉट्स ऑन पाकिस्तान उन्होंने 1940 में लिखी थी, यानी देश की आज़ादी से 7 साल पहले अंबेडकर जी को ये पता चल गया था कि पाकिस्तान हर कीमत पे बन के ही रहेगा। ठीक, तो कितने दूरदर्शी थे वे। और हिंदू धर्म की पहेलियाँ भी अंबेडकर जी ने लिखी गई हैं, तो ये काफ़ी एग्ज़ामों में जो है पूछी गई है। ठीक, अब बात करते हैं जो संविधान सभा हुई उसके कितने अधिवेशन हुए टोटल। संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए, कुल अधिवेशन कितने हुए। ठीक है, अधिवेशन का मतलब होता है बैठकें कितनी हुई साहब। ठीक, तो ये अधिवेशन, इसमें एक डाउट है, काफ़ी किताबों में ये 11 लिखा गया है, लेकिन ये 11 है नहीं। टोटल अधिवेशन की बात करें तो इसका आंसर 12 है। काफ़ी किताबों में ये 11 लिखा गया है, छोटी मोटी किताबों में, लेकिन ये 11 नहीं है, ये 12 है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी वो थी 24 जनवरी 1950। 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, और पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। तो इस 11 में इन्होंने जो अंतिम बैठक थी वो काउंट नहीं करा, जबकि टोटल में तो ये काउंट होगी। तो इसका जो ऑथेंटिक आंसर है कि संविधान सभा में कुल अधिवेशन की संख्या कितनी है, तो वो 12 है। ठीक, अब बात करते हैं संविधान सभा में महिलाओं की। संविधान सभा में कितनी महिलाएं वगैरह थी। संविधान सभा में महिला, तो संविधान सभा में जो है वो टोटल अगर महिला की बात करें तो 15 महिलाएं होंगी, जबकि ये किताबों में 9 लिखा हुआ है। ठीक, छोटी मोटी किताबों में 9 लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान सभा में टोटल जो महिला थी वो 15 महिला सदस्य थी। ठीक, ये 9 इन्होंने क्या लिख दिया, 9 तो वो महिला थी जिन्होंने जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 उसमें भाग लिया था। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि पहली बैठक में अगर पूछा जाए कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तो 9 ने भाग लिया। संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थी। तो ये डाउट भी आप अपना क्लियर कर लो। लेकिन इससे भी जो है बेहतर प्रश्न क्या हो सकता है, इससे भी बेहतर प्रश्न जो है अभी पूछा गया है छत्तीसगढ़ में, जन झारखंड में मैं देख रहा था कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला, तो ये आपको पता होना चाहिए। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, वो थी आपकी बेगम अयाज रसूल। बेगम अयाज रसूल ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी, और बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा ये। बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा के अंदर। चलिए बात करते हैं। तो अब एक तिथि है 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों एक तिथि है 26 नवंबर 1949। ये इम्पोर्टेंट तिथि क्यों है, क्योंकि इस दिन हमारा भारत का जो संविधान था वो आंशिक रूप से लागू हो गया था। आंशिक रूप से, तभी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता कि संविधान जो है हमारा पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक, और आंशिक रूप से लागू हुआ आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक,
26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ। अब इसी दिवस को, ये जो 26 नवंबर है, इसे हम विधि दिवस बनाया जाता है इस दिन, और आगे चल कर उसका नाम पड़ गया संविधान दिवस। तो छोटे मोटे पेपरों में ये बहुत पूछा जाता है कि 26 नवंबर विधि दिवस कब बनाया जाता है। 26 नवंबर में मनाया जाता है साहब। ठीक। अब जब ये आंशिक रूप से लागू हुआ तो उस टाइम कितने आर्टिकल लागू हुए? तो आर्टिकल इसमें भी जो है डाउट है किताबों में। कई किताबों में 15 लिख रखा है, जबकि ये सही नहीं है कि कितने आर्टिकल जो है उस दिन लागू हुए, क्योंकि आंशिक रूप मतलब थोड़ा बहुत ही लागू हुआ। तो 15 आर्टिकल लागू हुए, कई किताब में लिखा हुआ है, जबकि ये गलत है। आंसर है 16 आर्टिकल, 16 अनुच्छेद लागू हुए इस दिन। अब 16 अनुच्छेद, अब इसे डाउट को भी क्लियर कर लो। एक आर्टिकल है 394, ये आर्टिकल जो है 394 आर्टिकल जो है उसमें बताया गया है कि 26 नवंबर 1949 को कितने आर्टिकल लागू हुए। तो इन्होंने क्या काम करा, किताबों ने 394 आर्टिकल को जो है काउंट नहीं करा, तो ये 15 बता रहे हैं, जबकि इसका सही आंसर है 16। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से जब संविधान लागू हुआ तो उसका कौन से आर्टिकल में जो है वर्णन दिया गया है। तो आर्टिकल 394 में टोटल कितने आर्टिकल जो है लागू है, वो है 16, और उसमें नागरिकता के हुए, राष्ट्रपति की शपथ और चुनाव वगैरह के, ये 16 आर्टिकल लागू हुए थे, और जिनका वर्णन है 394 में। अब ये जो 26 नवंबर विधि दिवस बनाया गया, ये किसकी सिफारिशों पे बना भाई? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर को हम विधि दिवस बनाते हैं, यानी संविधान दिवस बनाते हैं। तो राजस्थान जोधपुर के एक विधिवेत्ता हैं, उनका नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी साहब। लक्ष्मीमल सिंघवी, जो इनकी सिफारिशों पे ही हम जो है 26 नवंबर को विधि दिवस बनाने लग गए। ठीक। और ये 26 नवंबर ये है क्या चीज़, कि आंशिक रूप से क्या मतलब है, पूर्ण रूप से क्या मतलब है। तो मैं आपको बता दूं ये तिथि क्यों दी गई थी। तो इसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। लाहौर अधिवेशन, आपको याद होगा, लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को जो है हुआ था, और 26 जनवरी 1930 उसमें इन्होंने फैसला करा था कि ये वाली जो तारीख है ना, ये 26, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 26 जनवरी 1930 को जो है पहला आज़ादी का जो है पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया था भारत ने, जब जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहरा दिया था। तो 26 जनवरी 1930। ठीक। तो ये जो तारीख है ना 26, इसकी महत्वता को बनाने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, और बाद में जाके 26 जनवरी 1950 में संपूर्ण तरीके से जो है लागू हो गया था हमारा संविधान। ठीक है। तो ये मेरी वीडियो समाप्त हुई, और एक वीडियो और उसकी आएगी, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मैं पार्ट 3 लाऊंगा, उसमें संविधान सभा समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार देख लेंगे तो किसी भी स्तर का प्रश्न हो, किसी भी पेपर का प्रश्न हो, चाहे वो पीसीएस स्टैंडर्ड हो, चाहे वो एलटी स्टैंडर्ड हो, चाहे वो एसएससी स्टैंडर्ड हो, कोई सा भी स्टैंडर्ड हो, उसके बाद इस टॉपिक से क्वेश्चन कहीं से आपका जो है दूर नहीं होगा। तो आप बताओ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो पार्ट 3 लेकर आऊँ या नहीं लेकर आऊँ? पार्ट 3 में ये समाप्त हो जाएगा। छोटी छोटी वीडियो हैं, ज़्यादा बड़ी मैं बनाता नहीं, तो आप बार बार देखो, आपका बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।